हैं 2024 के साल में पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही है, पाकिस्तान टीम में कैप्टेंसी का मेयार कैसा रहा है, परफॉर्मेंस का मेयार कैसा रहा है, हेल्थ फिटनेस कैसी रही है, ये तमाम मौजूआत पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। अभी जैसे ही आप आए हैं तो आई वाज आस्किंग खिजर अबाउट के 2024 में उनका फेवरेट कैप्टन कौन सा रहा है क्रिकेट की दुनिया में। तो यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी एज एन ओपनिंग क्वेश्चन कि आपके नज़दीक बेहतरीन कप्तानी 2024 में किसने की है? बिल्कुल ठीक का है। और जिस तरह पैट कमिंस की बात कर रहे थे तो पैट कमिंस ही उन्होंने अच्छी एक कप्तानी की है, लेकिन एट द एंड ऑफ 2024 मेरे फेवरेट कैप्टन रिजवान, ऑब्वियसली मेरे पहला पाकिस्तान और पहला मेरा कप्तान रिजवान, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान चेंज होते रहे हैं दरमियान में, तो इसलिए हम उसको तसलसल के साथ पूरे साल के लिए नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की है, आके कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, वो आउट ऑफ द बॉक्स है। और जिस तरह पाकिस्तान टीम को एक विनिंग ट्रैक पर लेकर गया, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ शान मसूद की कप्तानी में जीते, फिर उसके बाद हम तीनों सीरीज़ जो वनडे सीरीज़ थी 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में झंडा गाड़ा, तो उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया की नज़र में हम फेवरेट्स होने लग गए ओडीआईज़ में। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह जिम्बाब्वे को हमने चित किया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को जिस तरह हमने सीरीज़ हराई, तो ये चीज़ें मामूली बात नहीं है कि आप 3 जगहों पर जाकर, तीनों के घर में जाकर आप उनको मारें। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती रही हैं हमारे साथ गुज़श्ता अदवार में, लेकिन अब जो है वो रिजवान ने जिस तरह की कप्तानी की और जिस तरह डोमिनेट किया, जिस तरह एग्रेसिव पन शो किया, डिसीजन मेकर उसने रिव्यू लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो जाती हैं ओवरऑल। और परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं पाकिस्तानी बैटर्स की बात करूँगा तो ये साल जो है वो एंड पे आके साइम अयूब के लिए बेहतरीन रहा है। और शुरू में बिल्कुल आगाज़ भी अच्छा रहा है। ट्रेविस हेड बहुत उम्दा खेले, फिर उसके बाद जो उनके जो एक बॉलर हैं इंडिया के लेफ्ट आर्म पेसर है, मेरा नाम उनके ज़हन से निकल गया अभी, जो फास्ट बॉलर हैं सिंह हैं और अर्शदीप सिंह, सॉरी, तो वो उनका भी अच्छा रहा है साल। उसके बाद ट्रेविस हेड का अच्छा रहा है, फिर उसके बाद जॉय रूट का अच्छा रहा है। तो ओवरऑल जो है वो क्रिकेट अच्छे तरीके से हुई है। और सबसे अच्छी चीज़ जाते जाते ये हुई है कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा और पाकिस्तान ने अपनी चीज़ें मनवाई, तो जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और आइंदा आने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से होगी। हमारे स्टेडियम्स अपग्रेड होना शुरू हो गए, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो बातें हो रही थी मुलतवी होनी, मनसूख होने की, वो दम तोड़ गई। तो ये चीज़ें सारे इस साल जो है वो एक तरह का रीमिक्स रहा है और मिक्सड अप रहा है सारा साल। तो अब 2025 आने वाला है और कल से 2025 में हम एंटर होने वाले हैं। तो 2025 में उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे पहले ये साल बेहतरीन हो। इसका आगाज़ जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ से होने जा रहा है, वो भी अच्छे तरीके से हो, प्लस जो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होस्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह उसका फ़ाइनल जो 9 मार्च को होगा लाहौर में, वो भी हम जीतें। चले जी, ये बड़ा दावा है, कल से कर रहे हैं, एक ही राग अलाप रहे हैं कल से कि लाहौर में जो फाइनल होगा। तो लेट्स सी कि ये फाइनल लाहौर में होता है या दुबई में होता है, जहां पर भी हो आई विश के पाकिस्तान उसमें ज़रूर शामिल हो। दुबई में भी होता है तो भी पाकिस्तान फाइनलिस्ट बने और चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जीतने की जो कैपेसिटी है वो इस वक्त नज़र आ भी रही है, क्योंकि जिस तरह से ओडीआई सीरीज़ हम एक तसलसल के साथ लेकर जा रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि पाकिस्तान को मौके बहुत फराहम हो गए हैं ओडीआई में, क्योंकि अगर हम देखें इंडिया ने शायद हार्डली 3 ओडीआई मैचेस खेलकर जाना है, तो उसके बाद ये है कि उनके लिए एक टफ टाइम होगा, बिकॉज अभी जिस तरह से जो सिचुएशन जा रही है, इंडिया डेफिनेटली कैप्टेंसी के अतबार से, प्लेयर्स के अतबार से अभी इस वक्त जो है वो तज़बज़ब का शिकार है। लेकिन लेट्स सी कि किस तरह से कम बैक होता है। और पाकिस्तान टीम जो है, क्योंकि होम ग्राउंड बेनिफिट भी है, मैचेस विन करने हैं हमें, न्यूजीलैंड के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी और इंडिया के साथ भी। मुझे लगता है एक भी मैच हमें जो है ना वो हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही बांग्लादेश की टीम टेस्ट हमें हरा कर गई, न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम हमें हमारे मैदानों में हरा कर गई, और इंडिया से तो खैर हम लोग अभी रिसेंटली T20 में भी हारे थे। तो प्रेशर की गेम तीनों जानिब रहेगी। कादिर, आज 31 दिसंबर हो चुका है और डेडलाइन आज की थी, लेकिन हमारी ओपनिंग नहीं हुई है स्टेडियम की। कोई फीता कटता हुआ नज़र नहीं आया, कोई लोग वहाँ पर आते हुए नज़र नहीं आए हैं। लेकिन इसका आई डोंट थिंक सो कोई इम्पैक्ट या कोई असर ऐसा होगा कि वो हमारी लाइक डीमेरिट साइड पर जाएगा, क्योंकि आपके पास आई गेस मार्जिन होता है कुछ दिनों का। देखें, 31 दिसंबर की जो डेडलाइन थी ना, वो मैं क्लियर करता चलूँ, वो ग्रे स्ट्रक्चर की थी, वो बिल्डिंग खड़ी करने की थी, ठीक है।
और जो मीडिया टॉक हुई थी अब से कुछ दिन पहले, चेयरमैन साहब ने जो मीडिया टॉक की थी उसमें उन्होंने जब उनसे सवाल हुआ था कि ये कब तक स्टेडियम कंप्लीट होगा, तो उनका यही कहना था कि 31 दिसंबर डेडलाइन थी ग्रे स्ट्रक्चर की और 1 महीना दरकार होता है फिनिशिंग के लिए। तो कल से जो है वो हमने देखा है कि उसमें चेयर्स वगैरह लगनी शुरू हो गई हैं, सीट्स वगैरह लगनी शुरू हो गई हैं, एलईडीज़ लगनी शुरू हो गई हैं। स्टेडियम की बाकी जो पैनलिंग थी, पेंट्स थे मेन बिल्डिंग में, ऑफिसिंग वाली बिल्डिंग में, उसमें शुरू हो गए हैं। तो 1 महीना दरकार है इस सब चीज़ों के लिए और शक्ल सूरत निकलने के लिए स्टेडियम की। तो 20-25 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको बज़ाहिर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह कि स्टेडियम जो है वो अपने रूप में आना शुरू हो गया। चलें, आई विश के ऐसा ही हो, तमाम चीज़ें जो है वो वक्त पर मुकम्मल हो जाए। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टेडियम प्ले एरिया आपका तैयार है और वहाँ पर मैचेस शुरू हो जाएंगे। जो बैक एंड काम है वो बहुत लंबा चलने वाला काम है, लगता तो ऐसे ही है देखने को। इनफैक्ट जब स्टेडियम बनने की बात हो रही थी उस वक्त तो कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि ये 2024 के इख्तिताम तक इतना भी काम हो जाएगा। सो अभी ज़ाहिर तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आई विश के 2025 जब शुरू हो तो जनवरी के लास्ट में हम इसको बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हों। अच्छा कादिर, 2025 शुरू हो रहा है और 2024 में ऐसी कौन सी चीज़ है क्रिकेट के एतबार से जो हमने सीखी है? देखें, हमने सीखा ये है कि हमने अपनी जो गलतियां थी उसको हमने बार बार दोहराया। हमने देखा कि हम लोग क्लोज जाके मैचेस दूसरों की प्लेट में रख कर देते रहे। जिस तरह अभी रिसेंट जो टेस्ट मैच हुआ उसमें हम लोगों ने यही किया। बाबर ने यूएसए वर्ल्ड कप में एक तो हमने सीखा ये कि इत्तेफाक में वाकई बरकत है, ठीक है, और जब तक आप में यूनिटी नहीं होती है तब तक आपके रिजल्ट्स खतरनाक आते रहते हैं। हमें वो बचपन में एग्जांपल दी जाती थी ना लकड़ी वाली, कि लकड़ियाँ जो है वो अलग-अलग टूट जाती हैं और इकट्ठे करें तो नहीं टूटती। तो यही एग्जांपल जो है वो फिट होती है पाकिस्तान टीम पे। आप देखें, पहले 2023 वर्ल्ड कप, फिर 2023 एशिया कप से शुरू हुए ये मामला, ठीक है। फिर उसके बाद एशिया कप में मैंने खबर ब्रेक की, इनकी तनाज़ात की, फिर उसके बाद वो तनाज़ात कैरी ऑन हुए और आगे जो है वो ज़क्का अशरफ दौर में वर्ल्ड कप जब हम खेलने गए इंडिया में तो हमारे रिज़ल्ट्स उस तरह के नहीं आए, बहुत पैथेटिक रिज़ल्ट से। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें की जा रही थी, आप प्रेशराइज़ करते हैं, डर्टी गेम्स हो रही थी। उसके बाद 2024 में जब हम एंटर हुए उस टाइम हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आना शुरू हुए। हमने शाहीन को हटाया, हम शाहीन को बनाया, शाहीन को हटाया, फिर बाबर को लाए, तो बाबर से भी उस तरह की कप्तानी नहीं हो सकी। हालांकि उसको यही कहा गया था चेयरमैन की तरफ से भी कि आपको फ्री हैंड है, आपने तमाम लड़कों को मुतहद करना है, और उनको ये टास्क दिया गया था। जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज़ इसलिए हुआ कि बाबर जो है वो अकेला निकल जाता था और जो इनको टास्क दिया गया था वो उस टास्क पे यूएसए में पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हम यूएसए से पहले हारे, चाहे वो सुपर ओवर में जाके हारे। इंडिया से हमने बॉल बाय बॉल रन थे, जो कि हमने जो है उसको इतना मुश्किल पहाड़ बना दिया। जब रिजवान आउट हुए बुमराह की बॉल पर, उसके बाद से हमारी लाइन लगनी शुरू हो गई। तो जब सीखना सिर्फ यही है कि जी आपकी टीम का सारा जो मोरल है वो आपके कप्तान पे और आपकी यूनिटी पर होता है। जैसे पहले 2022-21 में हमने देखा था, यही लड़के थे जो इकट्ठे रोटी खाते थे, इकट्ठे बाहर जाते थे, इकट्ठे जो है वो फैमिली की तरह हल्ला गुल्ला करना, एक दूसरे के सपोर्ट करना, एक दूसरे की बाजू बनना। बट वही बाजू जब टूटी तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स भी टूटने शुरू हो गए। आपको दुनिया की कमज़ोर तरीन टीमों ने शिकस्त देना शुरू कर दी। जब आप इतने मजबूत हो के आपस में लड़ पड़े तो फिर उसके बाद दुनिया तो चाहती है कि ये लड़ें और हमारी टीमें जो हैं वो एंटर हों। तो इसलिए फिर उसके बाद जब रिजवान बने, आपने रिजल्ट्स आपके सामने, जब रिजवान बने उसके बाद से वही लड़के हैं, मैक्सिमम तो वही लड़के हैं। हालांकि रिजवान जब बने तो उसके बाद से यंगस्टर भी आए जिनको मौके मिले, नए क्रिकेटर्स थे, लेकिन फिर भी हम सीरीज जीते। वो इसलिए जीते कि भाई सब में कोई लालच नहीं था, सब एक लीडर के पीछे खड़े थे। और यही चीजें 2021-22 में बाबर के साथ भी हो चुकी हैं कि बाबर के पीछे सब खड़े थे, सपोर्ट में थे, किसी को कोई कप्तानी का लालच नहीं था। चंद लोग ऐसे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से जिन्होंने, साइंसदानों ने ये मशवरे दिए कप्तानी चेंज करने के और कप्तान बनने के, और लोगों को मुख्तलिफ कानों में डाला गया। तो ये
अंदर से ही होती हैं सारी प्लानिंग्स, और सारी जो मोनोपोली है वो अंदर से ही शुरू होती है। आपको समझना चाहिए कि आपके साथ कौन प्ले कर रहा है और कौन आपके साथ जो है वो आपको डॉज कर रहा है। तो प्लेयर्स में जब ना इत्तफाकी फैली तो उस टाइम जो है वो आपको पता है दूसरी टीमें हावी हो गई। हमारे पास कमज़ोर टीम, जिस तरह जिम्बाब्वे ने हमें मारा, बांग्लादेश ने मारा, फिर उसके बाद यूएसए से मारा हमने, आयरलैंड से। तो ये चीज़ें खैर अब जो है वो इनको समझ लग चुकी हैं, और चेयरमैन ने भी खासा जब सर्जरी की बात की थी उस टाइम इनको शायद समझ नहीं आई थी कि सर्जरी ये मजाक में ले रहे थे सर्जरी। तो जब सर्जरी शुरू हुई तो फिर उसके बाद जब सर्जन ने सर्जरी करनी शुरू की तो उस टाइम इनको पता लगा कि वाकई ये कर सकता है और इसको आता है, इसके पास आलात भी मौजूद है, इसको डॉक्टरी की डिग्री भी है इसके पास, और इसको ये सर्जरी भी आती है। अच्छी बात है, फाइनली कोई ऐसा शख्स आया पीसीबी में जिसने कोई तब्दीली पैदा की, उन लोगों को हटाया जो सालों से हेजमॉन्स बनकर बैठे थे और चेंजिंग्स की, अलाउ किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इख्तियारात दिए लोगों को, लाइक उन्होंने किसी को महरूम नहीं किया